इन जानवरों की उबासी बहुत खतरनाक है। सबसे पहले पेलिकन जब अपना मुंह उबासी के लिए खोलता है तो ऐसा लगता है कि मानो ये अभी एक इंसान को ही निकल जाएगा। नेक्स्ट है गोरिल्ला, जो कि उबासी लेते वक्त बहुत ही खतरनाक लगते हैं, मानो कि ये अभी कच्चा चबा जाएंगे। नेक्स्ट है हैमस्टर, जो कि पहले मुझे बहुत क्यूट लगते थे और जब से इन्हें उबासी लेते देखा है तब से ये क्यूट कम मॉन्स्टर ज्यादा लगते हैं। नेक्स्ट है ये टर टर करने वाले फ्रॉग, जिनकी उबासी मुझे लगा था बहुत खतरनाक होगी, पर ये तो बहुत ही क्यूट तरीके से उबासी लेते हैं। नेक्स्ट है स्नेक, जो कि दिखने में खतरनाक होते हैं और डसने में भी जहरीले होते हैं, और उबासी लेते वक्त ये तो और भी खतरनाक लगने लगते हैं। देखो एक मार्बल ब्लॉक के सामने एक्सकेवेटर कितना छोटा लग रहा है, मानो कि वो कोई टॉय हो। दरअसल मार्बल्स की खदान पूरी दुनिया में पाई जाती है, जिसकी मदद से प्रीमियम टाइल्स, फ्लोर्स और भी बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले पहाड़ को काटकर उसे ब्लॉक के शेप में बनाया जाता है। फिर ड्रिलिंग की मदद से सिंगल मार्बल ब्लॉक को काटा जाता है, जिसे काटने में इन्हें 8 से 12 घंटे लगते हैं। फिर एक्सकेवेटर मशीन की मदद से उन्हें अलग कर दिया जाता है और अलग किए हुए मार्बल्स को अच्छे से काटकर उन्हें एक जगह पर टो करके रख दिया जाता है। फिर वहाँ से उन्हें प्रोसेसिंग साइट पर ले जाया जाता है, जहाँ डायमंड सॉ की मदद से उन्हें टाइल्स के शेप में काटा जाता है और कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। मरने से पहले खींची गई लोगों की आखिरी फोटो। नंबर 1, ये फोटो हीथ लेजर की आखिरी फोटो है, जो कि इनकी आखिरी फिल्म द इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर पैरनेसिस के द्वारा खींची गई थी। और शायद ये फिल्म उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म थी, क्योंकि कुछ दिन बाद यानी 22 जनवरी 2008 में न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में उनकी मौत हो जाती है। नंबर 2, ये फोटो द ग्रेट निकोला टेस्ला की लास्ट फोटो थी, जो कि 1 जनवरी 1943 में खींची गई थी, और इसके एक हफ्ते बाद यानी 7 जनवरी 1943 में निकोला टेस्ला की मौत अकेले एक न्यूयॉर्क के होटल में हो गई। नंबर 3, ये फोटो दुनिया के सबसे ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली की आखिरी फोटो थी, जो कि 22 मई 2016 में उनकी बेटी हाना के द्वारा खींची गई थी, और इसके 10 दिन बाद यानी 2 जून 2016 में 74 साल की उम्र में मोहम्मद अली इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नंबर 4, ये फोटो माइकल जैक्सन के मौत के एक दिन पहले की बताई जाती है, जो कि 24 जून 2009 में खींची गई थी, लेकिन इसके एक दिन बाद माइकल जैक्सन का दिल काम करना बंद कर दिया और वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अगर आपको कोई पेड़ रेड कलर से पेंट हुआ दिखे तो वहाँ से तुरंत भाग जाओ, क्योंकि वो कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि मैंशनिंग ट्री है, जो कि दुनिया का सबसे जानलेवा ट्री है। इस पेड़ के फल, पत्ते, टहनियाँ, लकड़ियाँ हर चीज जहरीली है। यहाँ तक कि इस पेड़ को जलाने पर जो स्मोक निकलता है वो भी जहरीला होता है। इस पेड़ को छूने पर आपको फोड़े, एलर्जीज और स्किन बर्न हो सकता है, और इन पेड़ों से निकलने वाला लिक्विड इतना खतरनाक होता है कि अगर एक सिंगल ड्रॉप भी आपके आंखों में गिर गया तो आप हमेशा के लिए अंधे हो सकते हो। इतना ही नहीं, अगर बारिश के समय आप इस पेड़ के नीचे खड़े हो तो आपका इससे भी बुरा हाल होगा। इवन बारिश के समय इवेपोरेट हुआ पानी अगर आपके लंग्स में चला गया तो आपको सीरियस इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। आखिर ये डक्स बारिश के समय ऊपर क्यों देखने लगते हैं? वो भी एक नहीं बल्कि बहुत सारे डक्स। दरअसल डक्स की पूंछ के पास एक ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, जिससे ये बारिश के समय अपने फेदर्स को ऑयली कर लेते हैं। इससे इनके फेदर्स वाटर प्रूफ बन जाते हैं, जिससे ये बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीगते, और सीधा कड़ा रहने की वजह से पानी इनके फेदर से स्लाइड होकर आसानी से नीचे गिर जाता है। और दूसरा ये कि डक्स वाटर बर्ड्स होते हैं, जिन्हें पानी में रहना बहुत पसंद होता है, इसीलिए जब बारिश होती है तो ये मजे से बारिश में एंजॉय करते हैं। इस मशीन की मदद से आप समुद्र के नीचे बिना कोई डाइविंग सूट पहने ही जा सकते हो, और आप भीगोगे भी नहीं। दरअसल इस मशीन का नाम डाइविंग वेल बोट है। इसमें सबसे पहले इस बेल को पानी के अंदर डाला जाता है, जो बिल्कुल एक बाउल को उल्टा करके पानी में डालने जैसा ही है, और जब अच्छी तरह बेल पानी के नीचे पहुंच जाती है तो अंदर का पानी निकालने के लिए कंप्रेस्ड एयर रिलीज की जाती है, और प्रेशर की वजह से बेल के अंदर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। फिर लोगों को नीचे जाने के लिए उन्हें एक प्रेशर चैम्बर में जाना पड़ता है, ताकि नीचे जाने पर अचानक प्रेशर के बदलाव की वजह से उन्हें कोई तकलीफ ना हो, जिसके बाद पानी के अंदर मौजूद चीजों की रिसर्च की जाती है। आखिर इन फेमस लोगों की आवाज कैसी थी? सबसे पहले है चार्ली चैपलिन, जिनके शो ज्यादातर बिना आवाज के ही होते थे, लेकिन आज इनकी आवाज आप सुनी लो। I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone. नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनकी आवाज कुछ ऐसी थी। Mass is energy output are 20% manifestation of the same thing. नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी, जिनकी आवाज कुछ ऐसी थी। Whatever the result of the mission that brought me to London. नेक्स्ट है नाजी जर्मनी का डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर, जिसकी आवाज कुछ ऐसी थी। Meine Arbeit für Richtigkeit, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin. नेक्स्ट है द ग्रेट इन्वेंटर निकोला टेस्ला, जिनकी आवाज कुछ ऐसी थी। Electric power is everywhere present in unlimited quantities.
I can drag the world's machine. अगर आपकी भी उंगली पर ऐसा कुछ है तो समझ जाना कि ये चीज आपके हाथों से अब कभी नहीं निकलने वाली। दरअसल इन्हें पेरिएंगुलोफाइब्रोकेराटोमा कहते हैं, जिसे कोलन ट्यूमर भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में ही निकलते हैं। ये ट्यूमर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे बड़े, छोटे और कहीं भी निकल सकते हैं। और ये क्यों निकलते हैं, इसका जवाब अच्छी तरह कोई नहीं जानता, लेकिन कई केसेस में पाया गया है कि ये इन्फेक्शन या फिर स्किन टिश्यू के खराब होने की वजह से निकलते हैं। हालांकि ये ज्यादा पेनफुल नहीं होते और ये दिखने में बहुत ही खराब लगते हैं, जिसे सिर्फ सर्जरी के द्वारा ही निकाला जा सकता है। ये है दुनिया की सबसे अजीबोगरीब पंछियों की आवाज। तो सबसे पहले है कीवी, जिसकी आवाज पंछी की कम डायनासोर की ज्यादा लगती है। नेक्स्ट है व्हाइट बेलबर्ड, जिसकी आवाज किसी वार्निंग सायरन से कम नहीं लगती। नेक्स्ट है जूते जैसे चोंच वाला शूबिल, जिसकी आवाज बिल्कुल एक मशीन गन की तरह लगती है। नेक्स्ट है लायर बर्ड, जो कि हर आवाज की जेरोक्स कॉपी निकाल सकती है। नेक्स्ट है लून, जिसकी आवाज किसी डरावनी फिल्म की याद दिला देती है। कार में बैठकर कभी हाईफाई मत करना। दरअसल कई लोग मजे में चलती हुई कार से हाईफाई करने लगते हैं। अब ऐसे में अगर कार की स्पीड स्लो है तो हाईफाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जब कार की स्पीड ज्यादा होती है, जैसे कि 50, 60 या फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये मजेदार हाईफाई एक खतरनाक चीज में बदल जाता है। मतलब अगर कार की स्पीड ज्यादा है और अगर आपने हाईफाई कर दिया तो आपके हाथों की हड्डियां टूट सकती हैं, सीरियस इंजरी हो सकती है या फिर हाथ उल्टे भी मुड़ सकते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कार की स्पीड कितनी थी। इसीलिए रुक कर हाईफाई कर लेना, पर स्पीड में बिल्कुल भी मत करना। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ब्लूटूथ को ब्लूटूथ क्यों कहते हैं? आप विश्वास नहीं करोगे कि ब्लूटूथ का नाम सच में एक नीला दांत यानी ब्लूटूथ के बाद रखा गया था, और वो दांत था किंग हैरल्ड गॉम्सन का। एक्चुअली 958 में इन्होंने डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन के लोगों को जोड़ने का काम किए थे। अब क्योंकि इनका दांत नीला था तो लोगों ने इनका निकनेम ब्लैक हैंड रख दिया, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है ब्लूटूथ, और तब से इनका नाम किंग हैरल्ड ब्लूटूथ गॉम्सन पड़ गया। अब 1000 साल बाद यानी 1996 में IBM, इंटेल, एरिक्सन और नोकिया जैसी कंपनीज ने मिलकर शॉर्ट रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी बनाए। ये टेक्नोलॉजी अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ने का काम करती थी। वो इस टेक्नोलॉजी का नाम बहुत ही अलग रखना चाहते थे। तभी इंटेल के एक इंजीनियर जिम कैडेक ने ब्लूटूथ का नाम सजेस्ट किया और किंग ब्लूटूथ के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने डेनमार्क और नॉर्वे को जोड़ने का काम किए थे। और क्योंकि हमारी नई टेक्नोलॉजी भी दो डिवाइसेस को जोड़ने का काम करती है, इसीलिए मेरे हिसाब से ब्लूटूथ नाम सही रहेगा। और फिर क्या, तब से इसका नाम ब्लूटूथ रख दिया गया। अगर आपके भी स्किन के अंदर ऐसा कोई बाल दिखे तो उसे तुरंत निकाल दो। दरअसल इन्हें हेयर स्प्लिंटर कहते हैं, जो ज्यादातर बार्बर्स के साथ होता है। एक्चुअली जब बार्बर्स बाल काटते हैं तो कुछ बाल शार्प होने की वजह से वो स्किन के अंदर घुस जाते हैं और अंदर ही फंस जाते हैं और बार्बर्स को पता भी नहीं चलता। अब अगर वो बाल थोड़ा बाहर होगा तो वो कुछ दिन बाद अपने आप निकल जाएगा, पर अगर वो बाल कम्प्लीटली अंदर जा चुका है और आप उसे इग्नोर कर रहे हो तो आगे चलकर वो एक इन्फेक्शन की वजह बन सकता है। इसीलिए जल्द से जल्द उस हेयर स्प्लिंटर को चिमटी या नीडल की मदद से तुरंत बाहर निकालो। ये है पानी में रहने वाले गैंगस्टर, जो कि मगरमच्छ जैसे मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। दरअसल ये है जायंट ऑटर, जिन्हें अमेज़न की नदी का डाकू कहना गलत नहीं होगा। डाकू इसलिए क्योंकि ये मस्टिलिड फैमिली में आते हैं, जिसमें हनी बैजर और वल्वरीन जैसे जंगली माफिया शामिल हैं। इसलिए तो जो भी शिकारी इनके इलाके में आता है वो या तो खुद शिकार बन जाता है या तो दुम दबाकर भाग जाता है। और ये हनी बैजर की तरह शिकार करने से पहले जरा भी नहीं सोचते कि सामने कौन सा जानवर है, मतलब सामने एनाकोंडा है या एलिगेटर, पिराना है या मगरमच्छ या फिर कोई इंसान। इनके लिए खाना तो खाना ही है, चाहे वो कोई भी जानवर हो। इन्हें मौका मिले तो ये जैगवार को कच्चा चबा जाएं, पर इन्हें मौका नहीं मिलता और कई केसेस में तो ये इंसानों पर भी हमला करते हुए देखे गए हैं। इसीलिए इस जंगली गुंडे से दूर रहना। क्या आपने कभी ये
सोचा है कि जब हम सपने में मरते हैं तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है? अब कई लोगों का कहना है कि इंसान को पता ही नहीं रहता कि मरने के बाद क्या होगा। मतलब जो चीज आपको पता ही नहीं है उसका सपना कोई कैसे देख सकता है। इसीलिए जैसे ही सपने में इंसान की मौत होती है तो उसकी नींद खुल जाती है। पर असल में ये थियरी सही नहीं है। दरअसल सपने में मरना एक बहुत ही स्ट्रेसफुल और पैनिक इवेंट होता है। ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी बहुत ज्यादा अमाउंट में एड्रेनलिन रिलीज करती है। आपको बता दूं कि एड्रेनलिन रश एक ऐसी सिचुएशन है जिससे इंसान की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, ब्लड बहुत तेजी से फ्लो होने लगता है और ब्रेन एकदम अलर्ट हो जाता है। ये सब चीजें बहुत ही इंटेंस सिचुएशन में ही होती है, मानो कि कोई शेर उस इंसान के पीछे पड़ गया हो। और वहीं दूसरी तरफ नींद एक पीसफुल चीज है, इसीलिए कभी नींद और एड्रेनलिन रश एक साथ नहीं काम कर सकते। एड्रेनलिन रश के समय बॉडी का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि सपने में मरने से पहले आपका ब्रेन आपको झटके से उठा देता है। ऐसी बार जब टॉम हॉलैंड ने अपना ही फ्यूचर बता दिया। सबसे पहले जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर आपको मौका मिले तो आप कौन से हीरो का रोल प्ले करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा What kind of superhero would I want to play? Maybe Spider-Man in like 10 years time. और आज देख ही लो। नेक्स्ट एक बार उनसे पूछा गया कि अगर आपको एक मूवी में 3 एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले तो आप कौन से एक्टर चुनेंगे, तो तीनों एक्टर्स में से एक का नाम उन्होंने जैक जिलेनहॉल बताया। If you could be in a movie with any 3 actors, alive or dead, who would you pick? Jake Gyllenhaal. और आगे चलकर वही हुआ। उनके स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम आई, जिसमें इन्हें जैक जिलेनहॉल के साथ काम करने का मौका मिला। इतना ही नहीं, एक बार ये भी पूछा गया था कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है, तो उन्होंने कहा अनचार्टेड। My favorite video game is this little game called Uncharted. और 5 साल बाद वही हुआ, उनका गेम एक मूवी में बदल गया जब उनकी अनचार्टेड नामक एक मूवी रिलीज हुई। वैसे तो टॉम हॉलैंड आने वाली मूवी स्पॉइल करते हैं, पर शायद इस बार इन्होंने अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट ही स्पॉइल कर दी। ये जानवर बिना बालों के बहुत ही अजीब दिखाई देते हैं। सबसे पहले उल्लू पंखों के साथ कितने क्यूट लगते हैं, पर सिर्फ पंखों के साथ। ये देखो, बिना पंखों के ये ऐसे लगते हैं मानो कि कोई एलियन का पालतू जानवर धरती पर छूट गया हो। नेक्स्ट है बेयर, जो दिखने में बहुत ही गजब लगते हैं, पर सिर्फ बालों के साथ। अगर इनका बाल काट दिया जाए तो ये किसी मिस्टीरियस क्रिएचर से कम नहीं लगते। नेक्स्ट है चिंपैंजी। अब नॉर्मली चिंपैंजीज बालों के साथ कुछ ऐसे लगते हैं, पर ये देखो, ये बिना बालों के कितने खतरनाक दिखते हैं। दरअसल उम्र बढ़ने के साथ इनके शरीर के बाल झड़ जाते हैं, जिसके बाद ये किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं लगते। नेक्स्ट है ये बबून्स, जो कि बालों के साथ तो खतरनाक दिखते ही हैं, और जब इनके बाल झड़ जाते हैं तो ये बंदर कम राक्षस ज्यादा लगते हैं। इसे आइसक्रीम या हॉट डॉग समझकर खाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। दरअसल इन्हें कैटल फ्रूट कहते हैं, जो दिखने में बिल्कुल एक हॉट डॉग की तरह लगते हैं। असल में इस फ्रूट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बाल होते हैं, और इस बात का ध्यान न रखते हुए अगर आपने इस फ्रूट को खा लिया तो वो बाल आपके गले में अटक सकता है, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इजिप्ट के ओसाइरस टेम्पल में 2000 साल पुराने कुछ ऐसे चित्र बने हुए हैं, जिसने बड़े बड़े साइंटिस्ट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में इजिप्ट पहले के समय इतना एडवांस था। इस चित्र को ध्यान से देखो, इसमें ये किसी हेलीकॉप्टर की तरह नहीं लग रहा, और ये दोनों तो किसी टैंक और यूएफओ की तरह लग रहे हैं। अब कोई भी पहली बार इसे देखकर यही सोचेगा कि पक्का पहले के समय ये चीजें इजिप्ट में रही होगी, तभी तो उन्होंने इसका चित्र बनाया, या फिर कोई एलियन सिविलाइजेशन से इनका संबंध होगा, अभी तो उन्होंने ये यूएफओ बनाया। और मैं आपको बता दूं कि जो चीज जैसी दिखती है असल में वो ऐसी होती नहीं। ये देखो, ये हायरोग्लिफिक्स पहले ऐसे दिखते थे, पर जब एक नए राजा का दौर आया तो उसने अपना हायरोग्लिफिक्स पहले वाले के ऊपर बना दिया। समय के साथ ये दोनों हायरोग्लिफिक्स एक में ही मिल गए, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने कोई टैंक या फिर हेलीकॉप्टर बना दिया हो। आप कितने रेयर हो, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर आप 29 फरवरी के दिन पैदा हुए थे, जो 4 साल में एक बार आता है, तो आप दुनिया के 0.9% में शामिल हो। नेक्स्ट, अगर आपकी आंखें ग्रीन कलर की हैं, तो आप उन दुनिया के 2% में आते हो जिनके पास ग्रीन आंखें हैं। इसके बाद है ब्लू आई कलर, जो सिर्फ दुनिया के 8% लोगों के पास ही है। नेक्स्ट, 83% लोग अपनी टंग को ऐसे मोड़ सकते हैं, पर सिर्फ 14.7% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी टंग को कुछ इस तरीके से मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, दुनिया के सिर्फ 10% लोगों के पास मोटर्स तो है। इसमें इंसान के पैर की दूसरी उंगली उनके अंगूठे से बड़ी होती है, तो अगर आपकी दूसरी उंगली आपके अंगूठे से बड़ी है तो आप दुनिया के 10% लोगों में शामिल हो। नेक्स्ट, दुनिया के 30% लोग अपनी नोज को ऐसे फुला सकते हैं, और सिर्फ 10% लोग ही अपने ईयर्स को ऐसे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। क्या आपने कभी
ये सोचा है कि सुपरमैन अपनी चड्डी कॉस्ट्यूम के ऊपर क्यों पहनता है? वेल, जब 1930s में सुपरमैन का स्केच बनाया जा रहा था तो आर्टिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करें। मतलब चड्डी ऊपर रहनी चाहिए या नीचे, उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उस समय जो सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान होते थे तो वो ये सर्कस वाले होते थे, जिनके पास बहुत ताकत होती थी, जो ज्यादातर सिर्फ चड्डी पहना करते थे ताकि वो मस्कुलर और ताकतवर दिखे। फिर क्या, आर्टिस्ट को यही तो चाहिए था। अब क्योंकि सुपरमैन भी अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, इसीलिए उन्होंने इनसे इंस्पायर्ड होकर सुपरमैन का पहले कॉस्ट्यूम बनाया, फिर बाद में उसके ऊपर चड्डी बनाई ताकि सुपरमैन पावरफुल और ताकतवर लगे। और उस समय 2D एनिमेशन इतनी क्वालिटी में नहीं होते थे, जिससे सुपर हीरोज का शरीर पहचानने में थोड़ा मुश्किल होता था। इसीलिए उन्होंने सुपरमैन के कॉस्ट्यूम के ऊपर चड्डी बना दी ताकि लोगों को सुपरमैन का बॉडी स्ट्रक्चर पहचानने में आसानी हो। आपने भी गूगल पर ये आई एम नॉट अ रोबोट वाला कैप्चा जरूर किया होगा, जिसमें वो आपको कभी कार ढूंढने बोलता है तो कभी बस। अब कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ सिक्योरिटी टेस्ट है, जो कि ये बताता है कि सामने वाला यूजर इंसान है या फिर रोबोट। और आपको भी यही लगता होगा। अगर लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो ज्यादातर कैप्चास या तो ट्रैफिक लाइट्स या फिर क्रॉस वॉक या तो रोड एक्टिविटीज से रिलेटेड ही होते हैं। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप कोई कैप्चा को पूरा करते हो तो आपका डाटा स्टोर कर लिया जाता है, और यही डाटा असल में सेल्फ ड्राइविंग कार्स को एक्सीडेंट से बचाता है। मतलब इनडायरेक्टली इस कैप्चा को करने की वजह से कई एक्सीडेंट्स नहीं हो पाते। एक रूबिक्स क्यूब को आप 43 क्विंटिलियन से भी ज्यादा तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जिन्होंने पहली बार रूबिक्स क्यूब बनाया था उन्हें कितना समय लगा होगा? दरअसल एर्नो रूबिक्स, जो कि एक प्रोफेसर थे, वो अपने स्टूडेंट्स को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सिखाना चाहते थे, लेकिन उस समय 3 डायमेंशनल जैसी कोई चीज सीखने लायक थी नहीं। इसीलिए उन्होंने खुद ही एक 3 डायमेंशनल चीज बना दी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक रूबिक्स क्यूब था, जिसके हर साइड में अलग अलग कलर्स थे। उन्होंने ये क्यूब अपने स्टूडेंट्स को स्क्रैम्बल करके दिया और कहा कि इसे सॉल्व करके बताओ, लेकिन इसे सॉल्व करने का तरीका तो वो खुद ही नहीं जानते थे। इसीलिए वो क्लास से जब घर आते तो उस क्यूब को बस घूरते ही रहते और उसे समझने की कोशिश करते। आखिरकार 3 महीने उसे अच्छी तरह एनालाइज और समझने के बाद उन्हें पता चल ही गया कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, और इन्होंने इसे सॉल्व करने का एल्गोरिदम भी लिखा। 2 सालों में ही लाखों से करोड़ों क्यूब्स बिक गए, और आज के समय हर तरह की क्यूब्स पाए जाते हैं, जिसे लोग कम से कम समय में बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी बात जब शैक ओ'नील के सामने बड़ी चीजें भी छोटी लगने लगी। सबसे पहले शैक 23 नंबर का शूज पहनते हैं, 23 नंबर का, जो देखो एक इंसान के सिर के सामने कितना बड़ा लग रहा है। आपने चिकन लेग पीस तो खाया ही होगा, जो इतनी बड़ी होती है, पर शैक के सामने देखो वही चिकन लेग पीस कितनी छोटी सी लग रही है। अब एक नॉर्मल बोतल का साइज इतना बड़ा होता है, जिसे पीने के लिए आपको उसे अपने पूरे हाथों से पकड़ना पड़ता है। वही बोतल शैक के सामने इतनी छोटी लग रही है कि वो उसे अपने उंगलियों से पकड़कर पी रहे हैं। और देखो कैसे कार में बैठने के लिए उन्हें पूरा झुकना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उनकी जैकेट इतनी बड़ी है, जब जिमी ने उसे पहना तो ऐसा लग रहा था कि मानो एक बच्चे ने अपने पापा का कपड़ा पहन लिया हो। मैं शर्त लगाता हूँ कि आपने ये मजेदार डिटेल्स पिक्सार मूवीज में कभी नोटिस नहीं किए होंगे। सबसे पहले 1999 में रिलीज हुई फिल्म टॉय स्टोरी 2 में एक सीन के दौरान बहुत सारी छोटी बड़ी आंखें देखी जा सकती हैं। और क्या हो अगर मैं बोलूँ कि ये आंखें असल में इनकी आने वाली नई फिल्म मॉन्स्टर इंक का एक हिंट था, जो कि 2 साल बाद रिलीज होने वाली थी, और इन्होंने उसका हिंट इसी मूवी में दे दिया। इतना ही नहीं, मॉन्स्टर इंक में भी इस बच्ची के पास एक मछली होती है, जिसे कोई भी देखकर पहचान लेगा कि ये नीमो है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि फाइंडिंग नीमो मूवी इसके 2 साल बाद रिलीज होती है, पर पिक्सार ने इसका हिंट इसी मूवी में दे दिया था। इतना ही नहीं, फाइंडिंग नीमो में भी एक लड़की कोई बुक पढ़ती हुई देखी जा सकती है, और उस बुक का नाम है मिस्टर इनक्रेडिबल, जो कि फिर से द इनक्रेडिबल्स मूवी का हिंट था, जो 1 साल बाद रिलीज होने वाली थी। और इतना ही नहीं, द इनक्रेडिबल्स मूवी में भी एक सीन के दौरान एक ब्लू कलर की कार देखी जा सकती है, जो कि बिल्कुल डॉग हडसन की तरह दिखती है। और ये भी इनके आने वाली नई फिल्म कार्स का हिंट था, जो 2 साल बाद रिलीज होती है। एक्टर्स के द्वारा किए गए सबसे जानलेवा स्टंट। नंबर 1, हु एम आई मूवी में जैकी चैन एक बिल्डिंग से स्लाइड करते हुए देखे जा सकते हैं। पर ये बात आपको हजम नहीं होगी कि जैकी चैन ये स्टंट बिना कोई सेफ्टी के किए थे, और शूटिंग के समय जब ये बिल्डिंग से स्लाइड कर रहे थे तो ये बस गिरने ही वाले थे, जिससे इनकी जान भी जा सकती थी। नंबर 2, द डार्क नाइट मूवी में एक सीन है जिसमें एक ट्रक पलटती हुई देखी जा सकती है। और हाँ, इसे CGI समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये स्टंट एक असली ट्रक को सच में पलटा कर शूट किया गया था, जो कि जिम विल्की नामक एक ड्राइवर के द्वारा ये स्टंट किया गया था। ऐसे
बच्चे जो गलती से महंगी चीजें ढूंढकर रातों रात करोड़पति बन गए। नंबर 1, 2009 में एक मेटल डिटेक्टिंग ट्रिप के दौरान 4 साल के जेम्स अपने पिता से मेटल डिटेक्टर चलाने की मांग करते हैं। आपको बता दूं कि जेम्स के पिता ने अपने 15 सालों में आज तक कोई भी कीमती चीज नहीं ढूंढे थे, लेकिन जैसे ही वो जेम्स को मेटल डिटेक्टर दिए तो 2 मिनट के अंदर ही वो जोर जोर से बजने लगा। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई कचरा होगा, और जब वहाँ खुदाई की गई तो उन्हें सोने से बना एक बहुत ही पुराना नेकलेस मिला, जिसकी कीमत $4 मिलियन बताई गई। नंबर 2, 1995 में एक 3 साल का बच्चा टीवी में डायनासोर की मूवी देख रहा था। मूवी देखने के बाद वो अपने पापा से बोलता है कि पापा, जब मैं मिट्टी में खेल रहा था तो खेलते वक्त मुझे एक डायनासोर का अंडा मिला। पहले तो उन्हें लगा कि शायद इसे अंडे के शेप का कोई पत्थर मिला होगा, और जब उन्होंने उस पत्थर को देखा तो वो असल में पत्थर नहीं बल्कि सच में एक अंडा ही था, वो भी एक डायनासोर का। और जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये अंडा 150 मिलियन साल पुराना है। ये बात सबको पता है कि एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस सूट व्हाइट होता है, पर भाई टेक ऑफ के दौरान ये ऑरेंज सूट क्यों पहनते हैं? कई लोगों को लगता है कि मून व्हाइट है इसलिए नील आर्मस्ट्रांग व्हाइट सूट पहने थे, और जबकि मार्स ऑरेंज है तो मार्स में जाने के लिए लोग ऑरेंज सूट पहनते होंगे। मैचिंग भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सच मत मान लेना। दरअसल जो व्हाइट सूट होते हैं वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को रेडिएशन से बचाते हैं और उन्हें अंदर से ठंडा रखते हैं, इसीलिए स्पेस में वो व्हाइट सूट पहनते हैं। पर जो ऑरेंज सूट होता है उसका पर्पस अलग होता है। दरअसल स्पेस शटल समुद्र के ऊपर से टेक ऑफ और लैंड होता है, और अगर इस दौरान स्पेस शटल में कोई खराबी आ जाए तो इस नीले समुद्र में जो सबसे उभर कर कलर दिखता है वो है ऑरेंज, जो कि नजर घुमाते ही पकड़ में आ जाएगा। इससे एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढने में काफी आसानी होगी। जैसे ही आपको कहीं आग लगी दिखे तो उस पर ये बम फेंक दो ताकि और तबाही, मेरा मतलब ताकि आग तुरंत बुझ जाए। दरअसल ये है एलाइड फायरबॉल, जो कि आग का जानी दुश्मन है। मतलब जो आग पानी से नहीं बुझती, मिट्टी से नहीं बुझती, उसे ये बम एक झटके में ही खत्म कर देगा। बस इसके लिए आपको ये बॉल 3 सेकंड्स में आग पर फेंकना है और बस उस आग का त्याग हो जाएगा। लेकिन अगर 3 की जगह 4 सेकंड हो गए तो क्या आप इस दुनिया से अनसब्सक्राइब हो जाओगे? यही सोच रहे हो ना? पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये बॉल सिर्फ आग का दुश्मन है, इंसान का नहीं। इसीलिए अगर आप इसे अपने नंगे हाथों पर भी रखकर फोड़ते हो तो भी आपको एक खरोच तक नहीं आएगी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके फेवरेट कार्टून्स हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हैं? आपको तो पता ही होगा कि 2D एनिमेशन बनाने के लिए आर्टिस्ट को फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना पड़ता है। तो पहले के समय जब एनिमेटर्स मिकी माउस का 2D एनिमेशन ड्रॉ कर रहे थे तो उनसे हर चीज अच्छे से बन जा रही थी, पर उनसे एक चीज कभी ठीक से नहीं बनती थी, और वो था एक हाथ। जी हाँ, एक हाथ ड्रॉ करना, वो भी फ्रेम बाय फ्रेम, उनके लिए बहुत मुश्किल भरा काम था। इसीलिए उन्होंने दिमाग चलाया और हाथ की जगह ग्लव बनाना शुरू कर दिए, जिसे बनाना काफी आसान था क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं बनानी पड़ती थी। और वैसे भी बिना ग्लव्स के कार्टून के हाथ बहुत अजीब दिखते थे, इसीलिए ग्लव्स इन पर सूट भी करते थे। दैट्स व्हाई पुराने कार्टून साथ ही नए कार्टून्स में भी आपको कैरेक्टर्स ग्लव्स पहनते हुए दिख जाएंगे। हम इंसान घोड़ों की सवारी करते हैं, गधों की सवारी करते हैं, यहाँ तक के शुतुरमुर्ग की भी सवारी करते हैं, पर इन ज़ीब्रास की सवारी क्यों नहीं करते? जबकि इन्हें तो गधों की जगह होना चाहिए था। भाई सबसे पहले तो ये जान लो कि ज़ीब्रास घोड़ों और गधों की तरह पालतू नहीं होते। इनका कोई भरोसा नहीं कि ये कब शांत रहें और कब गुस्से में आकर लात मारने लगे। इनका स्वभाव बिल्कुल ही अलग होता है, मतलब ये सिचुएशन को समझ नहीं पाते और कभी भी घबरा जाते हैं। साथ ही उनका बैक यानी उनकी पीठ इतनी मजबूत नहीं होती कि वो एक इंसान को संभाल पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके किक मारने की वजह से बब्बर शेर तक की जान चली जाती है। मतलब हॉर्सेस तो बेचारे खुद को बचाने के लिए हमला करते हैं, पर ये तो सीधा जान से मारने के लिए हमला करते हैं। इसीलिए इन्हें ना ही पालो तो ही बेहतर है। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो इस लिफ्ट में कभी मत जाना, क्योंकि ये है पैटर्नोस्टर लिफ्ट, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक लिफ्ट है, जिसे मौत की लिफ्ट भी कहा जाता है। इस लिफ्ट में ना ही कोई दरवाजे हैं और ना ही ये लिफ्ट कभी रुकती है। जी हाँ, ये लिफ्ट कभी नहीं रुकती। मतलब अगर आपको इस लिफ्ट से ऊपर जाना है तो आपको एकदम परफेक्ट टाइम पर इस लिफ्ट में कदम रखना होगा, वरना ऊपर जाने के चक्कर में ये लिफ्ट आपको सीधा ऊपर ही पहुँचा देगी, वो भी बिना टिकट के। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस पर लोग ऐसे चढ़ते हैं, ऐसे उतरते हैं जैसे ये लिफ्ट दुनिया की सबसे सेफ लिफ्ट हो। जबकि कई लोग इस लिफ्ट में अपनी मौत को छूकर टक से वापस आ चुके हैं और 5 लोग हमेशा के लिए ऊपर भी जा चुके हैं।
जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शिप्स के आगे जो ये बम्प लगा होता है जिसे बल्बस बो कहते हैं, वो डॉल्फिन्स को बिना मेहनत करवाए ही उन्हें कैसे तैरने में मदद करता है। और भाई ये सिर्फ डॉल्फिन्स के लिए ही नहीं बल्कि समुद्री शेरों यानी सी लायंस के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं होता, क्योंकि इस बो की वजह से सी लायंस, ऑर्काज और कई दूसरे शिकारियों से बहुत सेफ रहते हैं। साथ ही इस बो का एरिया बड़ा होने की वजह से इस पर सी लायंस का पूरा परिवार बैठ जाता है। मतलब एक तो काफी सेफ भी और ऊपर से मुफ्त की सवारी भी। और इतना ही नहीं, जब शिप चलती है तो उसके वाइब्रेशन की वजह से शिप के पास काफी मछलियाँ अट्रैक्ट होती हैं, जिससे सी लायंस को शिकार करने में काफी आसानी होती है। इनके गालों का ऐसा हाल ये करने की वजह से हुआ है। दरअसल इन्हें ग्लास ब्लोअर कहा जाता है, जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज में पिघले हुए ग्लास को जोरों से फुलाकर उसे शेप देते हैं, जिसमें इन्हें काफी प्रेशर के साथ पिघले हुए ग्लास को लगातार फुलाना पड़ता है। और यही काम कई सालों तक करने की वजह से उनका गाल नॉर्मल से बिल्कुल ही गुब्बारे की तरह फूल जाता है। वैसे कई बड़ी इंडस्ट्रीज में मशीन्स का भी यूज किया जाता है, पर छोटी इंडस्ट्रीज में ये मशीन्स नहीं होती और इसमें ये स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जो किसी मशीन से कम नहीं होते। अगर आपने ये आवाज सुनी तो वहाँ से तुरंत भाग जाओ। दरअसल इन्हें मूविंग रोप्स कहा जाता है, जो कि शिप्स को पोर्ट पर टाइटली बांधे रखते हैं ताकि शिप्स बिल्कुल भी हिले ना। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है ये कोई नहीं जानता। इस वीडियो में जो इस मोटी रस्सी से आवाज आ रही है वो कुछ और नहीं बल्कि मौत को दावत देने से पहले की आवाज है, जो कि बहुत ही जानलेवा है। क्योंकि अगर आप भी इस फोटोग्राफर की तरह ऐसे टाइटली बंधे रोप्स के पास भी जाते हो तो समझ जाओ आपकी बॉडी कभी भी अलग हो सकती है। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि जब एक कंटेनर शिप को पोर्ट पर बांधा जाता है तो इन रस्सियों पर कितना ज्यादा टेंशन बना रहता है। और जब भी कंटेनर शिप्स इन रोप से बांधे जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि एक ना एक रोप टूट ही जाए, क्योंकि इनका टेंशन बहुत ज्यादा होने की वजह से ये रस्सी इतना लोड झेल नहीं पाती और 800 किलोमीटर प्रति घंटे के झटके के साथ टूट जाती है। इसीलिए ऐसे टाइटली बंधे हुए रोप से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये खुद तो टूटेगा ही साथ ही आपको भी तोड़ देगा। ये है एक ऐसा डिवाइस जो कि है बहुत ही नाइस। नाम है इसका बोलर ऐप, जो कर देगा 2 सेकंड में ही चोरों को रैप। दरअसल कई घटनाओं में पुलिस को बिना नुकसान पहुंचाए ही चोरों को पकड़ना होता है, इसीलिए ये डिवाइस बनाया गया है। इस डिवाइस के अंदर 8 फीट लंबी केबलर टेथर नामक एक बहुत ही मजबूत रस्सी होती है, जिसे चलाते ही वो 25 फीट दूर खड़े इंसान को 1 सेकंड में ही जकड़ सकती है और फिर वो इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। इस जीनियस इन्वेंशन की वजह से चाइना में लोगों का काम बड़ा ही आसान हो गया है। आपको तो पता ही होगा कि पेड़ काटना कितना मुश्किल भरा काम है। पेड़ काटते ही कब वो आपके ऊपर गिर जाए और पेड़ के टुकड़े करते समय कब चेनसॉ मशीन आपकी उंगली अलग कर दे, ये बात किसी को नहीं पता। इसीलिए चाइना में एक ऐसा डिवाइस बनाया गया है जो पतले ब्रांचेस को दूर से ही काट देता है। कमाल की बात तो ये है कि पेड़ कितना भी ऊंचा हो, आपको ऊपर चढ़कर उस ब्रांच को काटने की जरूरत नहीं। बस इस लेजर से उस ब्रांच को निशाना बनाओ और ये लेजर कुछ ही सेकंड्स में उसे दूर से ही काट देगी, जो कि काफी सेफ और इजी तरीका है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि रोनाल्डो गोल करने के बाद हमेशा ये क्यों बोलते हैं? दरअसल पहले जब रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए खेला करते थे तो उनके जीतते ही क्राउड से हमेशा ये आवाज आती थी, जिसका पोर्तुगीज में मतलब होता है यस। अब एक बार जीतने पर ऐसा होता तो नॉर्मल बात थी, पर जब भी रोनाल्डो गोल करते या फिर मैच जीतते तो क्राउड जोरों से सी चिल्लाने लगती। और जब ये चीज रोनाल्डो ने नोटिस किए तो वो भी अपने फैंस के लिए गोल करने के बाद ये बोलने लगे और एक सेलिब्रेशन के तौर पर इस वर्ड के साथ ये पोज भी करने लगे, जो कि इन्हीं की वजह से आज ये कितना लेजेंडरी पोज बन चुका है ये तो आपको पता ही होगा।